हेलो गाइस, वेलकम टू सी के लीगलॉजी। आज के इस वीडियो में हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो यह वक्फ बोर्ड है, ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है। फर्स्ट लार्जेस्ट हमारा इंडियन आर्मी है और सेकंड पे इंडियन रेलवे है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं, डेफिनेशन को समझेंगे। उसके बाद हम इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वक्फ का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद इंडिया में जो वक्फ एक्ट आया है उस वक्फ एक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो क्या रिवोकेबल है, तो उसके बारे में जान लेंगे क्या ये रिवोकेबल हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसके बाद जो वक्फ बोर्ड है उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है अभी तक, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मेजर इश्यूज हैं वक्फ बोर्ड से रिलेटेड वो कौन कौन से हैं उसको भी हम देख लेंगे। उसके बाद जो पेंडिंग केसेस है वक्फ एडमिनिस्ट्रेटिव के पास, जिसके आधार पर हमने ये अमेंडमेंट लाए हैं, तो इसके बारे में भी हम चेक कर लेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कौन कौन से ऐसे इस्लामिक कंट्री है जिनके पास इस तरीके का वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड है या वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट है। उसके बाद हम जो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन को यहाँ पे देखेंगे कि सच्चर कमेटी ने अपनी क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी वक्फ बोर्ड के रिलेटेड। उसके बाद जो अभी जो अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, इसके मेजर की फीचर्स क्या हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम वक्फ की डेफिनेशन समझते हैं। वक्फ क्या होता है? वक्फ एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होता है, किसमें? इस्लामिक रिलीजियस में। इसमें क्या होता है कि जो चैरिटी की जाती है, कोई भी पर्सन होता है वो अपने प्रॉपर्टी को चैरिटी के तौर पर वक्फ को दे देता है। जो वक्फ बोर्ड होता है वो क्या करता है, कोई रिलीजियस, एजुकेशनल या सोशल पर्पस के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज करता है। और ये जो वर्ड है वक्फ, ये क्या है? अरेबिक वर्ड वकाफा से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू स्टॉप और टू होल्ड स्टिल। मतलब कि कोई भी ओनरशिप है किसी भी एसेट की, उसको फ्रीज करके रखना फॉर पब्लिक बेनिफिट, मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम उस प्रॉपर्टी को रोक सकते हैं। ये जो वक्फ है ये क्या करता है, जो भी इसको प्रॉपर्टी मिलती है एज अ चैरिटी, उसका ये क्या करता है, मॉस्क बनाने में फंडिंग करता है, स्कूल एंड हॉस्पिटल्स बनाने में भी फंडिंग करता है, प्लस जो इस्लाम में जो गरीब लोग हैं उनकी भी हेल्प ये करता है। तो यहाँ पर जो भी डोनर होता है, मतलब जो भी इस अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट करता है, उसको क्या कहा जाता है? वाकिफ कहा जाता है। इसके बाद जो ये प्रॉपर्टी होती है इसका जो मैनेज करता है उसे हम मुतवल्ली कहते हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि वक्फ जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस्लामिक सोसाइटीज में। जो क्या करता है, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है, उसके बाद जो पॉवर्टी होती है उसको रिड्यूस करता है, और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है उसको बढ़ाने में बहुत मदद करता है। चलिए, ये तो हमने जाना कि वक्फ क्या है। अब आगे हम देखते हैं इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को। जब अर्ली इस्लामिक पीरियड था उस टाइम पे वक्फ की शुरुआत मानी जाती है। उस टाइम पे जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खैबर रीजन था उसमें उमर इब्न अल खत्ताब को एक लैंड पीस डोनेट करने के लिए कहा था एज अ चैरिटी के तौर पर। तो उन्होंने जब ये चैरिटी की तो उसके बाद एक वो संस्था बनी जिसको हम कहते हैं वक्फ। इसी समय से ही वक्फ की शुरुआत हुई है। और जैसे जैसे पीरियड गुजरते गए, जैसे उमैयाद एंड अब्बास एरास आए, इस तरीके से ओटोमन साम्राज्य आया, इस तरह से काफ़ी साम्राज्य आए, कॉर्नेलियन पीरियड भी आया। वक्त अपने आप को डेवलप करता गया और ये अपने जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट के लिए काफ़ी काम किया इसने। उसके बाद देखते हैं कि इंडिया में जो ये वक्फ है वो किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड था 13वीं सेंचुरी के आसपास, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने 2 गांवों को जामा मस्जिद ऑफ मुल्तान के लिए डोनेट किया गया था और इसको हैंड ओवर किया गया था किसको? सैकुल इस्लाम को इसका एडमिनिस्ट्रेटिव संभालने के लिए दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में वक्फ की प्रॉपर्टीज इस तरीके से इंक्रीज होती गई और इस तरीके से ये वर्क करता रहा। उसके बाद मुगल पीरियड में जो ये वक्फ बोर्ड है इसके डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला। धीरे धीरे यह वक्फ बोर्ड अपना डेवलपमेंट करता रहा। जो ये वक्फ है ये रिलीजियस पर्पस के लिए ही काम नहीं करता, बल्कि ये पब्लिक सर्विस भी करता है, जैसे कि वाटर सप्लाई, रोड मेंटेनेंस एंड एजुकेशन के लिए भी यह काम करता है। इस तरीके से जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव था उन्होंने क्या किया, जो मुतव्विल्स थे इनको अपॉइंट किया और इनकी जो काम है उसको लीगलाइज किया इन्होंने। उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, जो यह प्रॉपर्टी थी वक्फ की उसको कर्व करने की, मतलब एबलिश करने की कोशिश की गई। इसके लिए केस चला जो कहाँ पे, प्रिवी काउंसिल ऑफ लंदन में
स्टार्ट हुआ, जहाँ पे 4 जजेस ने यह बताया कहा कि वक्फ सही तरीके से वर्क नहीं करता और इसको इनवैलिड करार दिया गया। जब वो 4 जजेस का जो डिसीजन था वो इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में वक्फ के डेवलपमेंट को समझते हैं। जो 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद 1954 में हमने वक्फ एक्ट लाया। ठीक है, यह जो वक्फ एक्ट था, इस एक्ट के अंतर्गत हमने सेंट्रल वक्फ काउंसिल को एस्टैब्लिश किया 1964 में, जो वक्फ एडमिनिस्ट्रेटिव को एडवाइस करती थी, प्लस उसके कार्य को बताती थी किस तरीके से आपको वर्क करना है। और इसी के साथ साथ हमने हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड गठन करने की बात भी कर दी थी। इस वक्फ एक्ट में उसके बाद काफ़ी अमेंडमेंट हुए और 1995 में एक और वक्फ एक्ट आया जो अभी तक चल रहा था, और जो अभी 25 में अमेंडमेंट करके इस वक्फ एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जो इंडिया में जो वक्फ एक्ट कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में। चलिए अब वक्फ एक्ट को हम विस्तार से जानते हैं। वक्फ एक्ट 1954 जो था वो सबसे पहला एक्ट था भारत में आज़ादी के बाद। उसके बाद 1995 में वक्फ एक्ट आया। 1995 में जो वक्फ एक्ट था यह मुस्लिमों को काफ़ी फेवर किया इसने। इस एक्ट ने वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड्स को पावर को बढ़ाया और उनकी फंक्शनिंग को सुधार किया। इस एक्ट के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन किया गया जिसके पास सिविल कोर्ट की पावर्स थी। ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल था ये क्या करता था, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 के तहत वर्क करता था, अपनी पावर को एक्सरसाइज करता था। और जो ये वक्फ ट्रिब्यूनल है इसका जो डिसीजन होता था हमेशा कैसा होता था, फाइनल एंड बाइंडिंग होता था पार्टीज पे। इस वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती किसी भी सिविल कोर्ट में। उसके बाद इस वक्फ एक्ट 1995 में अमेंडमेंट किया गया 2013 में, और इस अमेंडमेंट के तहत इसके वक्फ मैनेजमेंट को मोर एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने की बात की गई। ये तो था अभी तक का वक्फ एक्ट से संबंधित प्रावधान। अब हम जान लेते हैं कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज होती है क्या हम इसको रिवोकेबल बना सकते हैं, क्या इसे हम वापस ले सकते हैं। तो ऐसी कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को हम वापस नहीं ले सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम में ये माना जाता है एक बार अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी है अल्लाह के नाम कर दी तो उसके बाद वो अल्लाह की हो जाती है, वो फिर किसी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। इसलिए कहा जाता है वंस अ वक्त ऑलवेज अ वक्त। उसके बाद चलिए अब हम देख लेते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है अभी प्रेजेंट में। जो वक्फ बोर्ड है इंडिया में उसके पास 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है जो 9.6 लाख एकड़ एरिया में फैली हुई है, और इसकी एस्टिमेट वैल्यू कितनी आती है 1.2 लाख करोड़ के समथिंग आती है। और जो यह वक्फ बोर्ड है ये इंडिया में 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होल्डिंग इंडिया के वक्फ बोर्ड के पास है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। तो वक्फ एस्टेट में है 3,56,350 है। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टीज में इनके पास है 8,72,802 है, और मूवेबल प्रॉपर्टीज में 16,716 प्रॉपर्टीज है इनके पास, और डिजिटल रिकॉर्ड क्या है 3,30,008 के करीब है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इश्यूज जो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है उनके बारे में हम जान लेते हैं, मतलब क्या क्या इश्यूज है वक्फ बोर्ड से। तो सबसे पहला इशू ये होता है कि जो ये वक्फ प्रॉपर्टी होती है ये इररिवोकेबल है, मतलब कि वंस अ वक्त ऑलवेज अ वक्त के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, उसके बाद जो लिटिगेशन है यहाँ पे और मिसमैनेजमेंट, मतलब लिटिगेशन जो भी होती है उसका मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नो जुडिशियल ओवरसाइट, मतलब कि जो ट्रिब्यूनल है वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके डिसीजन को हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, मतलब एक बार उसने जो डिसीजन दे दिया वो फुल एंड फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। अनसेटिस्फैक्ट्री सर्वे वर्क, मतलब कि जो वक्फ बोर्ड होता है वो वक्फ प्रॉपर्टी के लिए एक सर्वे कमिश्नर को नियुक्त करता है, लेकिन इसका कार्य हमने देखा है कि सही तरीके से ये अपना कार्य नहीं कर रहा है। और उसके बाद कौन सा इशू इससे रिलेटेड है, मिस यूज ऑफ प्रोविजंस। जो वक्फ बोर्ड है इसके पास जो सेक्शन 14 है उसका ये बहुत ज़्यादा मिस यूज करता है। उसके बाद हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करते हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर इशू रेज होता है। ये जो वक्फ एक्ट है
ये स्पेशली ओनली वन रीजन के लिए है, इस्लाम के लिए। इंडिया में ऐसा कोई दूसरा एक्ट नहीं है जो किसी अदर रिलीजन के लिए बनाया गया हो। तो इसके अगेंस्ट एक PIL फाइल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया जिसमें उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह कहा कि जो वक्त है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करें। यहाँ पर और भी कुछ इशूज हैं जो वक्त से रिलेटेड हैं। पहला इशू ये है तिरुचेंद थुरई विलेज से रिलेटेड। यहाँ पर क्या एक किसान थे राजगोपाल, उन्हें अपना लोन पे करना था जिसके लिए उन्होंने अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो सेल करने के लिए रखी थी। लेकिन क्या हुआ, इस एग्रीकल्चर लैंड पर जो वक्फ बोर्ड था उसने अपना क्लेम कर दिया कि ये जो पूरा का पूरा विलेज है वो किसका है, वक्फ बोर्ड का है। तो ये इन्होंने इसलिए किया कि जब नवाब अनरुद्दीन खान ने 1956 में जो ये गांव था उसको किसको, वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी की इलीगल सेल्स या इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए वक्फ बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में इस पूरी प्रॉपर्टी का 0 वैल्यू घोषित कर दिया गया। बट लेकिन अभी करंटली इस पर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने स्टे लगा दिया है और कहा है कि ये प्रॉपर्टी आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। अब आ जाते हैं बेंगलुरु ईदगाह ग्राउंड केस पर। इस केस में यह हुआ कि जो बेंगलुरु ईदगाह ग्राउंड है इस पर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम कर दिया। तो मतलब कि ये जो ईदगाह ग्राउंड है किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर की गई है, ऐसा कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट नहीं मिला। उसके बाद हम सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जो गुजरात वक्फ बोर्ड था उसने क्लेम कर दिया किस पे, सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग पर। उसने कहा कि ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग मुगल एरा में जो है सराय के तौर पर यूज होती थी हज यात्रा के दौरान। तो यहाँ पर जो ये प्रैक्टिस, इस्लामिक प्रैक्टिस फॉलो होती आ रही है, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, वक्फ बोर्ड की है। उसके बाद एक और केस है जो है बेट द्वारका में 2 आइलैंड से संबंधित है। जो भेट द्वारका है इसमें क्या होता है, 2 आइलैंड होते हैं। उस पर भी क्या है, जो गुजरात का वक्फ बोर्ड होता है वो क्लेम कर देता है कि यह जो बेट द्वारका में 2 आइलैंड है ये क्या है, वक्त की प्रॉपर्टी है। बट हाई कोर्ट इसको मना कर देता है इस तरीके की एप्लीकेशन को सुनने से। इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं जिनमें वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम करता है। तो इस तरीके के इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं जो वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव है वो कितना एफिशिएंट है, इसका कार्य कुशलता कैसी है। तो जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी एंड अफेयर्स, इसने अपना एनालिसिस किया है। जो वक्त ट्रिब्यूनल है उसमें कितने 40,951 केसेस पेंडिंग पड़े हुए, उसमें से लगभग 1/4 केसेस 9,942 केसेस तो मुस्लिम कम्युनिटी ने इस इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट फाइल किए हैं। तो इससे पता चलता है वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यशैली के बारे में कि वो कितनी एफिशिएंट तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड में और कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास इस तरीके का वक्त प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए वक्त बोर्ड है। तो सभी इस्लामिक कंट्रीज में इस तरीके की वक्त प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट नहीं है। कुछ इस्लामिक कंट्री जैसे कि टर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, तुनिशिया, इराक, इनके पास किसी भी तरीके का कोई वक्त बोर्ड या कोई वक्त मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। लेकिन इंडिया में वक्त बोर्ड भी है और ये वक्त बोर्ड क्या है, लार्जेस्ट लैंड ओनर भी है। साथ ही साथ इस वक्त बोर्ड को एक्ट के थ्रू प्रोटेक्शन भी प्राप्त है, लीगली भी है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है उसने कुछ डेटा को एनालिसिस करके इंटरनेशनल लेवल पे यह बताया है कि ऐसे कितने कंट्रीज है जहां पे वक्त मैनेजमेंट के लिए जो गवर्नमेंट है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बाय लॉ के थ्रू लाती है। तो ऐसे कंट्रीज हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड टर्की, जहां पर वक्त प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट तो है। ये जो वक्त प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है ये किसके द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, बाय लॉ एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट। मतलब कोई भी गवर्नमेंट है वहाँ की, वो अपने इंस्टीट्यूशन सेटअप करती है और अपने लॉस बनाती है, उस लॉ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वक्त मैनेजमेंट किया जाता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के बारे में कि सच्चर कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए वक्त से रिलेटेड। तो ये जो सच्चर कमेटी है इसका गठन 2006 में किया गया था और ये जो सच्चर कमेटी है इसने ये बताया कि जो वक्त की वैल्यूएशन प्रॉपर्टी है उसको कम से कम जनरेट करना चाहिए कितना, 10% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, जो कितना होता है 12
1000 करोड़ के आसपास होता है एक साल में, इतना करना चाहिए मिनिमम, बट ये अभी कितना कर रहा है 2.3 के समथिंग कर रहा है। इस कमेटी ने वक्फ के मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन दी हैं। चलिए हम उन रिकमेंडेशन को पढ़ लेते हैं। पहला रिकमेंडेशन है नीड ऑफ रेगुलेशन एंड फंक्शनलिटी ऑफ मुताविल्स। उसका दूसरा है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जो भी रिकॉर्ड्स है उसका एफिशिएंट तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने यह भी कहा कि जो वक्फ मैनेजमेंट है उसमें नॉन मुस्लिम टेक्निकल एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। और उसके बाद जो स्टेट वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, इनके अंदर 2 वुमेन मेंबर को इंट्रोड्यूस करने की बात इन्होंने की थी। इसके बाद इन्होंने एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर की नियुक्ति की बात भी कही है। और इन्होंने यह भी बताया है कि जो ये वक्फ है इसका टाइम टू टाइम फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए। ये तो थी सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन। अब हम देख लेते हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 था हमारा, तो इसके लिए पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था। जो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, इसके चेयरपर्सन कौन थे? श्री जगदम्बिका पाल को बनाया गया था। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 8 अगस्त 2024 को। उसके बाद जो राज्यसभा था वहां पर यह 9 अगस्त 2024 को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया और तभी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की बात की गई। तो ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी इसने 38 सिटिंग्स ली और इसकी जो लास्ट सिटिंग थी वो 29 जनवरी 2025 को हुई और इसने उस सिटिंग में अपने ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया, जिसमें कम से कम 655 पेजेस का ये ड्राफ्ट था। इसको मेजोरिटी वोट के साथ पारित किया। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है इसके मेजर फीचर्स क्या है। पहला मेजर फीचर ये है कि जो ये वक्फ एक्ट 1995 है इसका रीनेम किया गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंस एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, मतलब कि उम्मीद नाम इसका रखा गया है। अब इसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ वक्त है, मतलब कि जो वक्त है उसका उसमें जो फॉर्मेशन है वो क्या है उसको हम जान लेते हैं। पहले जो वक्त एक्ट था 1995 का, उसमें जो वक्त प्रॉपर्टी कैसे आती थी वो डिक्लेरेशन के थ्रू आ जाती थी। उसके बाद रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म यूज, मतलब वक्त बाय यूजर के थ्रू। उसके बाद इंडोमेंट व्हेन द लाइन ऑफ सक्सेस एंड्स, यानी वक्त अलाल औलाद के थ्रू, मतलब जो वक्त प्रॉपर्टी मिलती थी वक्त बोर्ड को। अभी जो ये वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025 है इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं वक्त के फॉर्मेशन में। चलिए उनको देख लेते हैं। पहला तो ये है कि कोई भी जो पर्सन है जो इस्लाम की प्रैक्टिस पिछले 5 साल से कर रहा है वही अपनी प्रॉपर्टी को एज अ वक्त के तौर पर डिक्लेयर कर सकता है। उसके बाद जो वक्त बाय यूजर था, मतलब कि सालों साल कोई एक प्रैक्टिस चली आ रही है इस्लाम धर्म में, फॉलो की जा रही है किसी प्रॉपर्टी पर, वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाती थी? वक्त की हो जाती थी विदाउट कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए। लेकिन अब इस प्रावधान को इस एक्ट में से हटा दिया है, वक्त बाय यूजर को हटा दिया है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था वक्त अलाल औलाद, मतलब कि अगर किसी के पास कोई लीगल हेयर, मतलब मेल लीगल हेयर नहीं है तो वो प्रॉपर्टी वक्त की हो जाती थी। लेकिन अब जो ये अमेंडमेंट एक्ट है इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जो लीगल हेयर में अगर वुमेन को भी इंक्लूड किया गया है, मतलब कि कोई भी वुमेन है अगर ये दे आर अलाइव तो उनको भी मतलब पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। इसके बाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज अ वक्त, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर उसको वक्त के तौर पर आइडेंटिफाई कर दिया गया है तो उसको तब तक सीज करते हैं जब तक कि कलेक्टर जो है वह उस प्रॉपर्टी से संबंधित अपनी रिपोर्ट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा। अगर उसे लगता है कि ये प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट की है तो उसको तुरंत की तुरंत वहीं पे अपडेट रिवेन्यू रिकॉर्ड में अपडेट कर देगा। उसके बाद वक्त के पास जो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने की जो पावर थी उसको इस बिल में हटा दिया गया, मतलब वक्त बोर्ड अब अपने खुद से प्रॉपर्टी को मतलब एज अ वक्त डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। अब उसके बाद जो सर्वे ऑफ वक्त, मतलब सर्वे कैसे होता है, पहले सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता था जो सर्वे करके ये बताता था कि ये प्रॉपर्टी वक्त की है कि नहीं। लेकिन अब इस बिल में क्या कर दिया है, जो ये सर्वे है वो कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। और जो भी पेंडिंग केसेस होंगे उसको सॉल्व करेगा और जो स्टेट रेवेन्यू लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसको गवर्न करेगा। उसके बाद जो सेंट्रल वक्त काउंसिल है उसके कंपोजिशन में भी चेंजेस किया गया है। उसका कंपोजिशन में क्या चेंजेस किया गया है कि जो बिल है ये कहता है कि इसमें
जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं वो ऐड किए जाएंगे। जो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर है वो कहाँ से आएंगे, वो MP हो सकता है या फिर फॉर्मर जज हो सकता है या कोई एमिनेंट पर्सन हो सकता है। उसके बाद जो कंपलसरी मुस्लिम मेंबर्स है वो कौन कौन से हैं, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, या दूसरा एक इस्लामिक लॉ से संबंधित कोई स्कॉलर होना चाहिए, तीसरा जो वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन होगा वो भी मुस्लिम होगा, और ये जो 3 कंपलसरी मुस्लिम इनमें से 2 वुमेन होनी चाहिए। ये तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के कंपोजिशन की बात की गई है। अब हम आ जाते हैं वक्फ बोर्ड के कंपोजिशन की बात। जो वक्फ बोर्ड है उसमें क्या कंपोजिशन में चेंजेस किए गए हैं। इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, सबसे पहले तो इसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर को ऐड किया गया है। उसके बाद एक मुस्लिम मेंबर कौन सा होना चाहिए, शिया या सुन्नी या अदर बैकवर्ड क्लास से आना चाहिए, और उसके बाद एक मेंबर कहाँ से आना चाहिए, बोहरा एंड आगा खानी कम्युनिटी से भी इस वक्त में शामिल होना चाहिए, और इस वक्फ बोर्ड में 2 वुमेन मेंबर भी शामिल होनी चाहिए, कंपलसरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो वक्फ का जो ट्रिब्यूनल था, उस ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन में क्या चेंजेस किए गए। उस ट्रिब्यूनल में पहले क्या होता था, एक फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हुआ करता था। उसके बाद एक स्टेट ऑफिसर होता था जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर होता था। उसके बाद एक पर्सन होता था जो नॉलेजेबल हो मुस्लिम लॉ का, उसको मतलब अपॉइंट किया जाता था किसमें, वक्फ ट्रिब्यूनल में। अब जो नया बिल है, इस बिल में एक फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होगा, वो चेयरमैन की तरह कार्य करेगा, और उसके बाद एक फॉर्मर ऑफिसर होगा जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का होगा स्टेट गवर्नमेंट में, उससे नियुक्त किया जाएगा। तो ये तो था कंपोजिशन ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल। अब इसके बाद देख लेते हैं जो अपील है, जो ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है उसके अगेंस्ट अपील के क्या प्रावधान है। पहले जो था एक्ट था 1995 का, उसमें आप जो ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दे दिया वो फुल एंड फाइनल होता था, बाइंडिंग होता था, उसके अगेंस्ट आप कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते थे। लेकिन अब जो नया एक्ट है, इस एक्ट में क्या किया गया है, 90 डेज का आपको टाइम पीरियड दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि जो वक्त के अकाउंट हैं उनकी चेकिंग के लिए, मतलब उनकी ऑडिटिंग के लिए, इसका ऑडिट CAG के द्वारा करा सकती है या कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा करा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो नया एक्ट है इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड फॉर बोहरा और आगा खानी की भी बात की गई है, इनके लिए भी सेपरेट वक्फ बोर्ड एस्टैब्लिश करने की बात की गई है। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट में करके हमें बताएं, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस।